जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। और दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है। और दोस्तों, अब मेरे द्वारा आप लोगों को मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और प्रेजेंट टाइम में जो चैप्टर चल रहा है वो है विजयनगर साम्राज्य। मैंने आप लोगों को बताया था कि विजयनगर साम्राज्य को आप लोग दिल्ली सल्तनत काल से जोड़ करके पढ़ेंगे तो पढ़ने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत काल में 5 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया था और सेम उसी तरह से विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया था। तो दोनों का कह सकते हैं कि जो शासन करने का तरीका है एक ही जैसा है। तो अभी हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, हम लोगों को विजयनगर साम्राज्य में पढ़ना है संगम वंश के बारे में, सालू वंश के बारे में, तुलु वंश के बारे में और दोस्तों अराविडु वंश के बारे में पढ़ना है। कल हम लोगों ने पढ़ा था संगम वंश के बारे में, जिसमें हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम और हरिहर द्वितीय के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। और आज पढ़ेंगे देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और विरूपाक्ष द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। यानी संगम वंश में जो हम लोग को पढ़ना है वो है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और विरूपाक्ष द्वितीय के बारे में पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सालू वंश के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि सालू वंश की स्थापना 1485 ईस्वी में हुई थी और 1485 ईस्वी से लेकर 1505 ईस्वी तक ये शासन चला था। और दोस्तों, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तुलु वंश के बारे में, जिसकी स्थापना 1505 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों, 1505 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक तुलु वंश का शासनकाल चला था। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे तलिकोटा का युद्ध, जो कि 25 जनवरी 1565 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों, एक बात और ध्यान देंगे, विजयनगर साम्राज्य का जो अंतिम वंश होगा वो होगा अराविडु वंश, जिसकी स्थापना 1570 ईस्वी में हुई थी। और इन लोगों का शासनकाल चला था 1570 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक। तो इस प्रकार दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि संगम वंश में हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय के बारे में। और उसके बाद सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश आज ही हम लोग समाप्त कर लेंगे, चूंकि बहुत छोटा छोटा चैप्टर होगा। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसी के बारे में हम आप लोग को बताएंगे, चूंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं और जो क्वेश्चन बनते हैं उसी के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे और अधिक हम आप लोगों को नहीं पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं संगम वंश में देवराय प्रथम के बारे में। तो दोस्तों ध्यान देंगे, देवराय प्रथम का जो शासन काल चला था 1406 ईस्वी से लेकर के 1422 ईस्वी तक चला था। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न ये बनेगा कि इटली का यात्री निकोलो कांटी 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग नहीं भूलेंगे। देवराय प्रथम के टाइम में निकोली कांटी एक इटली का यात्री हुआ था, जो कि 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में ये विजयनगर की यात्रा पर आया था। तो दोस्तों प्रश्न आएगा तो सीधे जवाब देंगे, इटली का यात्री निकोलर कांटी 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था। फिर आगे है देवराय प्रथम के दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ रहते थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देवराय प्रथम के दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ रहते थे और देवराय प्रथम की मृत्यु 1422 ईस्वी में हो जाती है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला आएगा, इटली का यात्री निकोली कांटी 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था और देवराय प्रथम के दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ रहा करते थे। और दोस्तों देवराय प्रथम की मृत्यु 1422 ईस्वी में हो जाती है। फिर हम पढ़ेंगे देवराय द्वितीय के बारे में। तो दोस्तों देखेंगे, देवराय द्वितीय का जो शासनकाल था वो था 1422 ईस्वी से लेकर के 1446 ईस्वी तक। देवराय द्वितीय का शासनकाल 1422 ईस्वी से लेकर के 1446 ईस्वी तक हुआ था। और दोस्तों ये संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ करता था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। आप उत्तर देंगे देवराय द्वितीय। और एक बात और ध्यान देंगे, कोई भी वंश आता है
चाहे कोई भी साम्राज्य आता, स्थापना किया जाता है, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले पूछता है, जैसे दोस्तों मान लीजिए कि हम पढ़ रहे हैं संगम वंश के बारे में, तो पूछेगा संगम वंश की स्थापना किसने किया था? तो आप लिखेंगे हरिहर प्रथम। फिर पूछेगा कि संगम वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो लिखेंगे देवराय द्वितीय। फिर पूछेगा संगम वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? लिखेंगे विरूपाक्ष द्वितीय। तो दोस्तों किसी भी वंश से 3 क्वेश्चन जरूर ध्यान देंगे। ये पूछता है कि उस वंश का स्थापना किसने किया था, उस वंश का अंतिम शासक कौन था, और एक प्रश्न और पूछता है कि उस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ करता था। इस प्रकार से किसी भी शासन काल में किसी वंश के बारे में ये तीन क्वेश्चन जरूर बनता है, और आप ये तीनों क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पर दे रहा संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो लिखेंगे देवराय द्वितीय। और दोस्तों फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासन काल में विजयनगर की यात्रा पर आया थे। भी ध्यान देंगे आप, मैंने अभी इसके पहले बताया कि इटली यात्री निकोली कांटी देवराय प्रथम के शासन काल में विजयनगर की यात्रा पर आया था। अभी मैं बताया आप लोगों को। और यहाँ देवराय द्वितीय के शासन काल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक आ रहा है। तो ध्यान देंगे, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासन काल में विजयनगर की यात्रा पर आ रहा था। 2 प्रश्न बना। सबसे पहले ये बन गया, इटली यात्री निकोली कांटी देवराय प्रथम के शासन काल में विजयनगर की यात्रा पर आया था, और यहाँ पर फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासन काल में विजयनगर की यात्रा पर आया था। और दोस्तों देवराय द्वितीय को गजवेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी कहा जाता था। ये भी आप लोग ध्यान देंगे, देवराय द्वितीय को गजवेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी कहा जाता है। और दोस्तों देवराय द्वितीय की मृत्यु 1446 ईस्वी में हो जाती है। तो मैंने आपको बताया देवराय द्वितीय का शासनकाल 1422 ईस्वी से लेकर के 1446 ईस्वी तक रहा था, और संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय ही हुआ करते थे। और फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था। और दोस्तों देवराय द्वितीय को गजवेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा जाता था, और देवराय द्वितीय की मृत्यु 1446 ईस्वी में हो जाती है। फिर दोस्तों इसके बाद आता है विरूपाक्ष द्वितीय। और विरूपाक्ष द्वितीय के बारे में दोस्तों आपको बस इतना पढ़ना है कि विरूपाक्ष द्वितीय का जो शासन काल था वो था 1465 ईस्वी से लेकर के 1485 ईस्वी तक, और ये संगम वंश का अंतिम शासक था। यानी कि विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था। और दोस्तों 1485 ईस्वी में इसकी हत्या हो जाती है, और इसी की हत्या के साथ दोस्तों संगम वंश का अंत हो जाता है, यानी कह सकते हैं संगम वंश समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे सालू वंश के बारे में। तो दोस्तों सालू वंश से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, केवल सालू वंश में आप लोग यही जानेंगे कि सालू वंश का जो शासन काल था वो था 1485 ईस्वी से लेकर के 1505 ईस्वी तक, और सालू वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था सालू नरसिंह। तो दोस्तों सालू वंश में केवल आप लोग इतना जानेंगे, सालू वंश का शासनकाल 1485 से लेकर के 1505 ईस्वी तक चला था, और सालू वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था सालू नरसिंह। तो दोस्तों तुलु वंश का जो शासनकाल चला था वो था 1505 ईस्वी से लेकर के 1570 ईस्वी तक, और तुलु वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था वीर नरसिंह। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया सालू वंश का जो संस्थापक था वो सालू नरसिंह था, और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो तुलु वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था वीर नरसिंह। और सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेवराय हुआ करता था, कहाँ का? तुलु वंश का। तो तुलु वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था उसका नाम था कृष्णदेवराय। और दोस्तों कृष्णदेवराय के द्वारा 1509 ईस्वी से लेकर के 1530 ईस्वी तक शासन किया गया था। तो तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह, और दोस्तों तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेवराय हुआ करते थे, और इनके द्वारा 1509 ईस्वी से लेकर के 1530 ईस्वी तक शासन किया गया। और कृष्णदेवराय 8 अगस्त 1509 को शासक बना था। ध्यान दीजिएगा, कृष्णराय के द्वारा 8 अगस्त 1509 ईस्वी में गद्दी संभाला गया। और दोस्तों बाबर नामा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया था। ध्यान दीजिएगा, बाबर नामा में यानी कि बाबर के द्वारा एक आत्मकथा लिखी गई थी जिसे बाबर नामा
कहा जाता था। बाबर का आत्मकथा यानी कि बाबर द्वारा एक आत्मकथा लिखी गई थी, जिसे बाबरनामा कहा जाता था। और दोस्तों, बाबरनामा में ही कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया है। और पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस कृष्णदेवराय के शासन काल में विजयनगर की यात्रा पर आया था। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया था, इटली यात्री निकोली कांटी देवराय प्रथम के शासन काल में विजयनगर की यात्रा पर आया था। फिर मैंने आपको बताया था, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। और यहाँ पर है दोस्तों, पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस कृष्णदेवराय के शासन काल में विजयनगर की यात्रा पर भारत आया था। और दोस्तों, कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिसे अष्ट दिग्गज कहते थे। ध्यान देंगे, कृष्णदेवराय के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, और जो 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे उनको बोलते थे अष्ट दिग्गज। और दोस्तों, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग इस युग को कहा जाता था, यानी कृष्णदेवराय के समय को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा जाता था। और दोस्तों, कृष्णदेवराय के द्वारा तेलुगु में अमुक्त माल्याद और संस्कृत में जामवंती कल्याणम की रचना की गई थी। तो दोस्तों ध्यान देंगे, कृष्णदेवराय के द्वारा तेलुगु में अमुक्त माल्याद और संस्कृत में जामवंती कल्याणम की रचना की गई थी। और कृष्णदेवराय के द्वारा आंध्र भोज, अभिनय भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण की गई थी। तो देखिएगा, सारे शासकों के द्वारा कोई न कोई उपाधि धारण की जाती है। तो यहाँ पर है, कृष्णदेवराय के द्वारा आंध्र भोज, अभिनय भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण की गई थी। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया, कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिसे अष्ट दिग्गज कहते थे। कृष्णदेवराय के द्वारा तेलुगु में अमुक्त माल्याद और संस्कृत में जामवंती कल्याणम की रचना की गई थी। और कृष्णदेवराय के द्वारा आंध्र भोज, अभिनय भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण की गई थी। और दोस्तों, पांडुरंग महात्म की रचना तेलानी राम के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, पांडुरंग महात्म की रचना तेलानी रामकृष्ण के द्वारा की गई थी। और हजारा विठल स्वामी विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय के द्वारा ही किया गया था। और दोस्तों, कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद दोस्तों आता है एक युद्ध, जिसका नाम है बन्नी हट्टी, राक्षसी तंगड़ी या तलिकोटा का युद्ध। तीनों बात एक ही हुई। तो इसको दोस्तों तलिकोटा का युद्ध से सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो तलिकोटा का एक छोटा सा युद्ध होता है, जो कि 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। थोड़ा सा आप लोग इसको समझेंगे कि तलिकोटा का युद्ध हुआ क्या था। तो दोस्तों ध्यान देंगे कि विजयनगर और दक्षिण संघ के बीच में तलिकोटा का युद्ध हुआ था। और विजयनगर की तरफ से राम राय लड़े थे। ध्यान दीजिएगा, विजयनगर की तरफ से राम राय लड़े थे। और दक्षिण संघ की तरफ से, जिसमें कि बीजापुर, अहमदनगर और बीदर आता था, इन सब के तरफ से अली आदिल शाह के द्वारा युद्ध किया गया था। तो ध्यान देंगे, विजयनगर और दक्षिण संघ के बीच में युद्ध हुआ था, जिसे तलिकोटा का युद्ध कहते हैं। विजयनगर के तरफ से राम राय लड़े थे, और दक्षिण संघ के तरफ से, जिसमें 4 राज्य हुआ करते थे, बीजापुर, अहमदनगर और बीदर। और दोस्तों, इसमें 4 राज्य हुआ करते थे, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर व गोलकुंडा। गोलकुंडा मैं भूल गया था दोस्तों, ये भी इसी में है। बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकुंडा, इन चारों राज्यों की तरफ से, यानी कि दक्षिण संघ की तरफ से अली आदिल शाह के द्वारा युद्ध किया गया था। तो ध्यान देंगे, तलिकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। और इसमें विजयनगर और दक्षिण संघ के बीच में युद्ध हुआ था। विजयनगर की तरफ से राम राय लड़े थे, और दक्षिण संघ की तरफ से, जिसमें 4 राज्य हुआ करते थे, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकुंडा, दोस्तों इधर से अली आदिल शाह के द्वारा लड़ा गया था। उसके बाद दोस्तों आता है अराबीडू वंश। तो ध्यान देगा, अराबीडू वंश का जो समय था 1570 ईस्वी से लेकर 1672 ईस्वी तक चला था। और इसके संस्थापक तिरुमल हुआ करते थे, जो कि 1570 में अराबीडू वंश की स्थापना किए थे। और अराबीडू वंश का जो राजधानी थे, ये पेनुगोंडा हुआ करती थी। ध्यान दीजिएगा, अराबीडू वंश की राजधानी पेनगोंडा हुआ करती थी। और दोस्तों, इसका अंतिम शासक रंगतीर्थी हुआ करता था। दोस्तों, अराबीडू शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में बोडगयार ने
12 में मैसूर राज्य की स्थापना किया था। ये भी ध्यान देंगे कि अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासन काल में बोडगयार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना किया था। उसके बाद दोस्तों लोग पढ़ेंगे कि विजयनगर में केंद्र की क्या व्यवस्था थी। दोस्तों देखेंगे केंद्र केंद्र का प्रमुख राजा हुआ करता था। उसके बाद दोस्तों प्रांत हुआ करता था। प्रांत को मंडल कहा जाता था। उसके बाद जिला होता था। जिला को कोट्टम या वलनाडु भी कहा जाता था। उसके बाद तहसील होता था। तहसील को मेला ग्राम कहा जाता था। उसके बाद ग्राम होता था और ग्राम को उर कहा जाता था। तो ध्यान देंगे दोस्तों, विजयनगर में जो केंद्र का प्रमुख होता था वो राजा होता था। प्रांत होता था। प्रांत को मंडल भी कहते थे। जिला को कोट्टम या वलनाडु भी कहते थे। तहसील को मेलाग्राम कहते थे और ग्राम को उर कहते थे। और सेना नायक को नायक कहा जाता था। और दोस्तों आय का स्रोत भू राजस्व होता था। और ध्यान दीजिएगा, पीछे से पढ़ते आप चले आ रहे हैं, हर जगह आय का स्रोत भू राजस्व ही हुआ करता था। और यहाँ भी आय का स्रोत भू राजस्व हुआ करता था। दोस्तों जो आय का स्रोत होता था वो लगान के उपज का 1/6 हिस्सा हुआ करता था। इस पे आप लोग ध्यान देंगे। और दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में यानी कि विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। और दोस्तों देवदासी का प्रथा भी प्रचलन यहाँ पर थी। और मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इस पर भी आप लोग ध्यान देंगे। देवदासी किसे कहा जाता था? तो दोस्तों देवदासी जो मंदिरों में स्त्रियां रहती थी उसे देवदासी कहा जाता था। उसके बाद आया आयंगर व्यवस्था। और आयंगर व्यवस्था में आप लोग इतना ही ध्यान देंगे कि ये ग्रामीण स्वशासन की व्यवस्था होती थी। और दोस्तों 12 अधिकारियों के एक समूह होता था जिसे आयंगर कहा जाता था। और वेतन के बदले में लगान मुक्त भूमि दी जाती थी। और दोस्तों ये आनुवंशिक हुआ करती थी। आयंगर व्यवस्था आनुवंशिक हुआ करती थी। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आप लोगों को बताया थी कि आयंगर व्यवस्था क्या होती थी। तो आयंगर व्यवस्था दोस्तों ग्रामीण स्वशासन की व्यवस्था होती थी। और 12 अधिकारियों का एक समूह होता था जिसे आयंगर कहते थे। और वेतन के बदले लगान मुक्त भूमि दी जाती थी। और ये आनुवंशिक हुआ करती थी, ये जरूर ध्यान देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य का जो अंतिम चैप्टर था यहीं पर समाप्त हुआ। लेकिन आइए देखते हैं कि आज के चैप्टर में कौन कौन से प्रश्न उत्तर बनते हैं। तो दोस्तों आज के चैप्टर से सबसे पहले प्रश्न बन रहा है, देवराय प्रथम का शासन काल कब से कब तक चला था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 1406 ईस्वी से लेकर के 1422 ईस्वी तक। देवराय प्रथम का शासन काल 1406 ईस्वी से लेकर के 1422 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, इटली का यात्री निकोंटी कांटी 1420 ईस्वी में किसके शासन काल में विजयनगर की यात्रा पर आया था? दोस्तों मैंने आपको बताया था देवराय प्रथम के समय में आया था। यानी कि इटली का यात्री निकोली कांटी 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासन काल में विजयनगर की यात्रा पर आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, देवराय प्रथम के दरबार में कौन से प्रसिद्ध तेलुगु कवि रहते थे? इसका उत्तर होगा श्री नाथ। तो दोस्तों देवराय प्रथम के दरबार में श्रीनाथ प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे, वे रहते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, देवराय प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? इसका उत्तर हुआ 1422 ईस्वी में देवराय प्रथम की मृत्यु हो गई थी। तो प्रश्न आएगा देवराय प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर देंगे देवराय प्रथम की मृत्यु 1422 ईस्वी में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, देवराय द्वितीय का शासन काल कब से कब तक चला था? इसका उत्तर होगा 1422 से लेकर के 1446 ईस्वी तक। यानी देवराय द्वितीय का शासनकाल 1422 ईस्वी से लेकर 1446 ईस्वी तक चला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? इसका उत्तर होगा देवराय द्वितीय। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? उत्तर देंगे संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासन काल में विजयनगर की यात्रा पर आया था? लिखेंगे देवराय द्वितीय। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, उस राजा का नाम बताइए जिसे गजवेड़कर यानी हाथियों का शिकारी कहा जाता? उत्तर लिखेंगे देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय को दोस्तों गजवेड़कर कहा जाता था, यानी कि हाथियों का शिकारी कहा जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, देवराय द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी? लिखेंगे 1446 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो देवराय द्वितीय की मृत्यु 1446 ईस्वी में हो गई थी। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, विरूपाक्ष द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक चला था? उत्तर लिखेंगे 1465 ईस्वी से लेकर के 1450 ईस्वी तक विरूपाक्ष द्वितीय का शासनकाल चला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन बना संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर लिखेंगे विरूपाक्ष द्वितीय। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर लिखेंगे संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या कब हुई थी? उत्तर लिखेंगे 1485 ईस्वी में। तो दोस्तों ध्यान देंगे, वीरपाक्ष की हत्या करके मार डाला गया था। और हत्या कब हुआ था? तो लिखेंगे 1485 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना सालू वंश का शासनकाल कब से कब तक चला था? उत्तर लिखेंगे 1485 ईस्वी से लेकर के 1505 ईस्वी तक। प्रश्न आएगा सालू वंश का शासनकाल कब से कब तक चला था? उत्तर लिखेंगे सालू वंश का शासनकाल 1485 ईस्वी से लेकर 1505 ईस्वी तक चला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना सालू वंश के संस्थापक कौन थे? उत्तर लिखेंगे सालू नरसिंह। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आएगा सालू वंश के संस्थापक कौन थे? उत्तर लिखेंगे सालू वंश के संस्थापक सालू नरसिंह थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना तुलु वंश का शासनकाल कब से कब तक चला था? उत्तर लिखेंगे 1505 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक चला था। तो दोस्तों प्रश्न आएगा तुलु वंश का शासनकाल कब से कब तक चला था? उत्तर लिखेंगे तुलु वंश का शासनकाल 1505 ईस्वी से लेकर के 1570 ईस्वी तक चला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना तुलु वंश का संस्थापक कौन थे? उत्तर लिखेंगे वीर नरसिंह। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सालू वंश के संस्थापक सालू नरसिंह हुआ करते थे और यहाँ पे तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना तुलु वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? ध्यान दीजिएगा, तो तुलु वंश के सबसे प्रतापी शासक कृष्ण राय हुआ करते थे, जो कि 1509 ईस्वी से लेकर के 1530 ईस्वी तक शासन किया था। तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक कृष्ण देव राय हुआ करता था। और दोस्तों 1509 ईस्वी से लेकर के 1530 ईस्वी तक इसके द्वारा शासन किया गया था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना कृष्ण देव राय कब शासक बना था? उत्तर लिखेंगे 8 अगस्त 1509 ईस्वी में। कृष्ण देव राय कब शासक बना था? उत्तर लिखेंगे कृष्ण देव राय 8 अगस्त 1509 ईस्वी में शासक बना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना बाबरनामा में किसको भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया? उत्तर लिखेंगे कृष्ण देव राय को। तो दोस्तों प्रश्न आएगा बाबरनामा में किसको भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया? लिखेंगे बाबरनामा में कृष्ण देव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस, ध्यान देंगे, पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस किसके शासन काल में विजयनगर की यात्रा पर आया था? यानी विजयनगर आया था, लिखेंगे कृष्ण देव राय के। तो पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस कृष्ण देव राय के शासन काल में विजयनगर की यात्रा पर आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना दोस्तों कृष्ण देव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि को क्या कहते थे? यानी कि कृष्ण देव राय के दरबार में जो 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे वो भी तेलुगु के, उन्हें क्या कहते थे? उत्तर लिखेंगे अष्टदिग्गज। तो प्रश्न आएगा कृष्ण देव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि को क्या कहते थे? लिखेंगे अष्टदिग्गज। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना कृष्ण देव राय के द्वारा तेलुगु में किसकी रचना की गई थी? उत्तर लिखेंगे अमुक्तमाल्याद और संस्कृत में जामवंती कल्याणम की। तो प्रश्न आएगा कृष्ण देव राय के द्वारा तेलुगु में किसकी रचना की गई थी? उत्तर लिखेंगे कृष्ण देव राय के द्वारा तेलुगु में अमुक्तमाल्याद और संस्कृत में जामवंती कल्याणम की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बना कृष्ण देव राय के द्वारा किस चीज की उपाधि धारण की गई थी? तो दोस्तों आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण की गई थी। किसके द्वारा? कृष्ण देव राय के द्वारा। तो प्रश्न बनेगा कृष्ण देव राय के द्वारा किस चीज की उपाधि धारण की गई थी? आप उत्तर लिखेंगे कृष्ण देव राय के द्वारा आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहा है पांडुरंग महात्म्य की रचना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर लिखेंगे तेनालीराम रामकृष्ण के द्वारा। प्रश्न आएगा पांडुरंग महात्म्य की रचना किसके द्वारा किया गया था? आप उत्तर लिखेंगे पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम रामकृष्ण के द्वारा किया गया था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना हजारा एवं विठल स्वामी एवं विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? उत्तर लिखेंगे कृष्ण देव राय के द्वारा किया गया था। तो प्रश्न आएगा हजारा एवं विठल स्वामी एवं विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो लिखेंगे कृष्ण देव राय के द्वारा। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना कृष्ण देव राय की मृत्यु कब हुई थी? लिखेंगे 1529 ईस्वी में। प्रश्न आएगा कृष्ण देव राय की मृत्यु कब हुई थी? आप उत्तर लिखेंगे 1529 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना बन्नी हट्टी, राक्षसी तंगड़ी या तलिकोटा का युद्ध कब हुआ था? लिखेंगे 23 जनवरी 1565 ईस्वी में युद्ध हुआ था।
और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण संघ का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? लिखेंगे राम राय और अली आदिल शाह के बीच में हुआ था। तो विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण संघ का जो युद्ध हुआ था वो राम राय और अली आदिल शाह के बीच में हुआ था। और दोस्तों ये भी आप लोग ध्यान देंगे, विजयनगर अकेले था और दक्षिण संघ की तरफ से बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकोंडा यानी 4 राज्य इसके साथ लड़ रहे थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, अराबीडु वंश का शासन काल कब से कब तक चला था? उत्तर लिखेंगे 1570 ईस्वी से लेकर के 1672 ईस्वी तक। तो प्रश्न आएगा अराबीडु वंश का शासन काल कब से कब तक चला था? आप उत्तर देंगे अराबीडु वंश का शासन काल 1570 ईस्वी से लेकर 1672 ईस्वी तक चला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, अराबीडु वंश के संस्थापक कौन थे? उत्तर लिखेंगे तिरुमल, जो कि 1570 ईस्वी में अराबीडु वंश का स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, अराबीडु वंश का राजधानी कहाँ था? लिखेंगे पेनुगोंडा। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, अराबीडु वंश का अंतिम शासक कौन था? लिखेंगे रंग तृतीय। तो प्रश्न आएगा अराबीडु वंश का अंतिम शासक कौन था? लिखेंगे अराबीडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, मैसूर राज्य की स्थापना किसने किया था? उत्तर लिखेंगे अराबीडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में बोडगयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना किया गया था। ध्यान देंगे अराबीडु के शासक वेंकट द्वितीय के शासन काल में बोडगयार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, केंद्र का प्रमुख कौन होता था? ध्यान देंगे ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में ही बताया जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में केंद्र का प्रमुख कौन होता था? लिखेंगे राजा। फिर अगला बना, केंद्र के बाद क्या होता था? तो दोस्तों केंद्र के बाद प्रांत आता था और प्रांत को मंडल भी कहा जाता था। फिर अगला क्वेश्चन बना, मंडल के बाद क्या आता था? तो दोस्तों मंडल के बाद जिला आता था और जिला को कोट्टम या वलनाडु भी कहा जाता था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बना, जिला के बाद क्या आता था? लिखेंगे जिला के बाद तहसील आता था और दोस्तों तहसील को मेला ग्राम भी कहा जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बना, तहसील के बाद क्या आता था? तो दोस्तों तहसील के बाद ग्राम आता था जिसे उर भी कहा जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, सेनानायक को क्या कहा जाता था? तो सेनानायक को नायक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, आय का स्रोत क्या होता था? तो दोस्तों उत्तर लिखेंगे आय का स्रोत भू राजस्व हुआ करता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, आय का स्रोत पर लगान कितना लगता था? तो लिखेंगे उपज का 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, दास प्रथा का प्रचलन थी कि नहीं? तो दोस्तों लिखेंगे हाँ थी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, देवदासी प्रथा का प्रचलन थी कि नहीं थी? लिखेंगे देवदासी प्रथा का भी प्रचलन हुआ करती थी। अगला प्रश्न बना, आयंगर व्यवस्था कैसी व्यवस्था थी? उत्तर लिखेंगे आयंगर व्यवस्था ग्रामीण स्वशासन की व्यवस्था हुआ करती थी। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, आयंगर व्यवस्था में कितने अधिकारियों का समूह होता था? लिखेंगे आयंगर व्यवस्था में 12 अधिकारियों का समूह हुआ करता था। और दोस्तों आयंगर व्यवस्था में वेतन के बदले क्या दिया जाता था? उत्तर लिखेंगे आयंगर व्यवस्था में वेतन के बदले लगान मुक्त भूमि दी जाती थी। और दोस्तों आयंगर व्यवस्था अनुवंशिक हुआ करती थी। और दोस्तों आज का चैप्टर विजयनगर साम्राज्य यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।